Kiddie Toons। नदी में जादुई हेयर बैंड का पेड़। साक्षी के 2 बेटे थे और वो तीसरी बार गर्भवती थी। साक्षी मंदिरों पर जाकर मन्नतें मांगती क्योंकि इस बार उसको बेटी चाहिए थी। इसीलिए वो हर मंदिर जाकर मन्नत मांगती। एक दिन साक्षी तैयार होकर अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। क्या साक्षी, हर रोज मंदिर जाती हो? तुम कल ही तो मंदिर से होकर आई थी और ऐसी हालत में तुम्हारा जाना ठीक नहीं रहेगा। अरे आप तो चुप ही रहिए, मंदिर जाते हुए कोई रोकता है क्या? इस बार मुझे लड़की चाहिए, मंदिर तो जाना पड़ेगा। साक्षी, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये बात समझती क्यों नहीं हो? जो होना है, जो हमारी किस्मत में है, वही होगा। ये क्या बचकानी हरकतें कर रही हो? जी आप तो चुप ही रहिए, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। देखना, इस बार भगवान की कृपा से हमें लड़की ही होगी। इतना कहकर साक्षी वहाँ से चली जाती है। रमेश मन ही मन सोचता है, अरे ये तो चली भी गई, जाते समय पानी तो ले जाती। दूसरी तरफ साक्षी कड़क धूप में चलते हुए जा रही थी। धूप और कड़क होती जाती है। चलते हुए साक्षी को पानी की प्यास लगती है और आसपास कहीं पानी नजर नहीं आता। साक्षी बहुत थक जाती है। वो पास ही पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। उसे उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है, वो चक्कर खाकर फिर से बैठ जाती है। सामने से एक साध्वी गुजर रही थी, जो साक्षी को उस हालत में देखकर उसके पास आती है और कहती है, बहन, तुम इस कड़कती धूप में और इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं वो मंदिर जा रही थी, धूप इतनी तेज है कि चलते चलते हालत खराब हो गई। तो तुम मंदिर क्यों जा रही थी? वो क्या है ना जी, मुझे इस बार मेरे यहाँ बेटी चाहिए, इसीलिए मंदिर जा रही थी। साध्वी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, इस बार तुम्हें बेटी ही होगी और उसके लंबे लंबे बाल होंगे और सुंदर सुंदर आँख होगी, रंग बिल्कुल गोरा होगा और मन की साफ होगी। साध्वी की बात सुनकर साक्षी बहुत खुश होती है। साध्वी फिर साक्षी को पानी पिलाती है और घर तक छोड़ती है। देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं और फिर साक्षी को लड़की हो जाती है, जिसके कारण सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो अपनी बेटी का नाम रूपाली रखती है। सभी रूपाली से बहुत लाड़ प्यार करते हैं। वो सब उसे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा करते हैं। रूपाली अपनी 12वीं की परीक्षा भी पास कर देती है। फिर एक दिन रूपाली की मम्मी उससे पूछती है, बेटी, अब तो तुमने 12वीं भी पास कर दी है, अब आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा? तुमने कुछ सोचा है तो बताओ। मम्मी, मुझे मॉडलिंग करनी है, एक बहुत अच्छी मॉडल बनना है मुझे। रूपाली के पापा कहते हैं, बेटी तुम पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी हो, मुझे लगता है तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए। जी पापा, मैं जानती हूँ मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मुझे मॉडलिंग करनी है। ठीक है, फिर करने दो बच्ची को मॉडलिंग, इसमें क्या जाता है, अच्छा ही तो है। इस तरह से रूपाली के पापा भी मॉडलिंग के लिए मान जाते हैं। ठीक है बेटी, मैं अपने दोनों बेटों को शहर ले जा रहा हूँ ताकि वो मेरे बिजनेस को समझ सके और मेरे बाद उसको संभाल सके। आप कब जा रहे हो? बस कल सुबह ही। इस तरह रमेश अपने दोनों बेटों को लेकर शहर चला जाता है और रूपाली भी बड़ी मॉडलिंग की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेती है। कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन रूपाली घर वापस आ रही थी तो उसे दीवार पर पोस्टर लगा मिलता है, जिस पर किसी बड़ी मॉडलिंग शो के बारे में लिखा होता है और नंबर भी दिया होता है। रूपाली उसके नंबर को अपने फोन में सेव कर लेती है और घर आकर उस नंबर पर कॉल करती है। हेलो, मैं रूपाली बात कर रही हूँ। मैंने आपका पोस्टर देखा था, आप कोई बड़े मॉडलिंग का शो करवा रहे हैं। विजेता को किसी बड़े एक्टर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। जी हाँ मैडम, आपने सही सुना है,
मुझे इस मॉडलिंग शो में हिस्सा लेना है। ठीक है मैडम, आप मुझे अपनी सारी डिटेल्स भेज दीजिए। इस तरह रूपाली उस कंपटीशन में अपना नाम लिखवा देती है। इतने में उसकी माँ आती है। वो उन्हें सारी बात बताती है। साक्षी भी बहुत खुश हो जाती है। दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। धीरे धीरे ये बात पूरी कॉलोनी में फैल जाती है। फिर एक दिन रूपाली की सहेली उसके घर आती है। हाय, कैसी हो रूपाली? अरे राधा, तुम आओ बैठो। मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है कि तुम किसी बड़े मॉडलिंग शो के लिए दिल्ली जा रही हो। हाँ यार राधा, मॉडलिंग कंपटीशन है। हाँ यार रूपाली, अच्छी बात है। तेरे बाल भी इतने लंबे और घने हैं। तू बहुत सुंदर दिखती है। मेरा भी मॉडलिंग का सपना था, लेकिन पापा ने मना कर दिया। ऊपर से मेरे बाल भी इतने अच्छे नहीं हैं। इससे तो अच्छी घोड़ी की पूंछ होती है। चल रूपाली, कोई बात नहीं। तू बहुत खुशकिस्मत है। चल अब मैं चलती हूँ। मम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। बेस्ट ऑफ लक रूपाली। ये कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ये बात उसकी दोस्त सुहाना को पता चलती है, तो वो इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। फिर वो रूपाली के घर जाती है और उससे बहुत मीठी मीठी बातें करती है और चुपके से उसके सर में लगाने वाले तेल में केमिकल मिला देती है। इस बात की भनक रूपाली को नहीं पड़ती और सुहाना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रूपाली उस तेल को बालों में लगाती है तो उसके बाल सारे झड़ने लगते हैं और झड़ते झड़ते रूपाली गंजी हो जाती है। अपने आप को ऐसा देखकर रूपाली बहुत रोने लगती है और माँ से रोते हुए कहती है, माँ, परसों मेरा मॉडलिंग शो है और मेरे बाल झड़ गए। मेरा सपना अधूरा रह गया। अब मैं क्या करूँ? इतना कहकर रूपाली बहुत रोने लगती है और एक दिन तक अपने आप को कमरे में बंद कर देती है। रूपाली ऐसे ही अपनी गंजी खोपड़ी लेकर बाहर निकल जाती है। सभी उसे देखकर हंसने लगते हैं। वो भागकर चुपचाप से नदी किनारे जाकर बैठ जाती है और खूब रोने लगती है। तभी नदी से जादुई हेयर बैंड का पेड़ प्रकट होता है और वो रूपाली से बोलता है, अरे बेटी, क्यों रो रही हो? रूपाली उसे देखकर सब कुछ बता देती है। जादुई पेड़ से एक गुलाबी रंग का हेयर बैंड रूपाली के सर पर आकर लग जाता है और देखते ही देखते रूपाली के बाल पहले के जैसे हो जाते हैं, जिसे देखकर रूपाली बहुत खुश होती है और तुरंत भागकर घर आ जाती है और घर जाते ही वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। फिर अगले दिन माँ बेटी दिल्ली कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सुहाना नजर आती है। अरे, तुम्हारे बाल कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हारे तेल में केमिकल मिलाया था। इस तरह से ये सब रूपाली को भी पता चल जाता है। वो सुहाना को कुछ भी नहीं बोलती और कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्मेंस देती है और अच्छे से शो को जीत जाती है। इसके बाद वो एक बहुत बड़ी और अच्छी मॉडल बन जाती है। तभी सुहाना को अपने किए पर पछतावा होता है और वो कहती है, मैंने बहुत गलत किया और अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल। सोनापुर नामक गांव में सोना अपने पति रामू और अपनी सास सोहनी के साथ रहा करती थी। सोहनी को नन्हे बच्चों से बहुत लगाव था और वो अक्सर अपनी इस इच्छा के बारे में अपनी बहू सोना से बात किया करती थी। रामू मेरा इकलौता बेटा है। उसे शुरू से ही भाई बहन की चाह रही है, मगर ऊपर वाले की दया से मुझे कोई औलाद ना हो सकी। परंतु मेरे मन में भी ये बात बैठ गई थी कि काश रामू के एक और भाई बहन होते जो उसकी हर मुश्किल वक्त में उसकी मदद करते। और अब तो मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं अपने नन्हे मुन्ने पोते पोतियों के साथ खेलूं। सोना अपनी सास की बातें सुनकर शर्मा जाती है।
वहीं कुछ दिनों बाद सोना पेट से हो जाती है। रामू ये सब सुनकर खुशी से पागल हो जाता है। अरे भाग्यवान, तुम जानती नहीं हो, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं हवा में उड़ने लगूं। रामू की आवाज सुनकर सोहनी भी वहां आ जाती है और कहती है, अरे बेटा, क्या हुआ? क्या बात है जो तुम इतने खुश हो रहे हो? क्या प्रमोशन हो गई क्या तुम्हारी? अरे माँ, बात ऐसी है कि अगर तुम भी सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। अच्छा, अब बता भी दे अपनी खुशी का कारण। माँ, मैं बाप और आप दादी बनने वाली हो। अब तो जश्न होगा। क्या सच में? बहू पेट से है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी झोली खुशियों से भर दी। हाँ बेटा, जश्न तो बनता है, वो भी बहुत बड़ा। जाओ बेटा, पड़ोसियों को खबर कर दो, मैं जब तक हलवाई से मोतीचूर के लड्डू बनवाती हूँ। सब लोग रामू और सोना के घर जमा हो जाते हैं और खाना खाकर चले जाते हैं। रामू और सोना बहुत खुश दिखाई देते हैं। कुछ दिनों बाद, माँ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, क्या मैं कुछ देर खुली हवा में सांस लेने चली जाऊं? हाँ बेटा, चली जाओ, अपना ख्याल रखना। और जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है, उसका फल मत खाना वरना अनर्थ हो जाएगा। जाओ रामू बेटा, बहू को बाहर घुमा लाओ। दोनों माँ की अनुमति लेकर घर से निकलते हैं और जंगल की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते ही सोना की नजर फलों से लदे पेड़ पर पड़ती है। उसके मुंह में पानी आ जाता है। ए जी, फल खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मुझे एक फल तोड़ दो ना। नहीं सोना, माँ ने क्या कहा था याद नहीं है कि जंगल में एक पेड़ है, उसके फल मत खाना वरना अनर्थ हो जाएगा। माँ को कौन बताएगा कि मैंने फल खाया है, और वैसे भी ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। आप प्लीज मुझे एक फल तोड़कर दे दो ना, प्लीज। पता नहीं सोना का कितना दिल कर रहा होगा। वैसे भी माँ को नहीं पता चलेगा कि सोना ने फल खाया है कि नहीं। रामू सोना को फल तोड़ कर देता है, जिसे खाने के बाद सोना कहती है, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट फल है। माँ वैसे ही हमें फल खाने से मना कर रही थी, आप मुझे एक दो फल और तोड़ दो ना। फल खाने के बाद सोना खुशी खुशी घर पहुंचती है और घर का काम करके सो जाती है। अगली सुबह सोहनी जब उसे जगाने आती है, सोना, अरे ओ सोना बहू, उठकर नाश्ता कर ले कि तुझे कमजोरी ना हो। जितना तेरा शरीर सेहतमंद होगा उतना ही बच्चा सेहतमंद होगा। सोना तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ जाती है और नाश्ता करने लगती है। उसे नाश्ता करते देखकर रामू और सोहनी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो तीनों का नाश्ता चट कर जाती है। माँ, और खाना लाओ, मेरी भूख अभी खत्म नहीं हुई है। बेटा, और कितना खाना खाओगी? तुम पहले से ही 3 बंदों का खाना खा चुकी हो। नहीं देना तो मत दो, फिर ना कहना कि बच्चा कमजोर पैदा हुआ है। ये कहकर सोना अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं सोना को कितनी भूख लगी होगी, मैं उसके लिए और खाना बना देती हूँ। ये कहकर वो और खाना बनाकर सोना के कमरे में ले जाती है, मगर सोना वो सारा खाना एक ही बार में खा जाती है। अरे भगवान, ये कैसी आजमाइश है। इतने अरसों बाद मनोकामना पूरी होने लगी थी कि सब अच्छा होने की वजह सब उल्टा हो रहा है। रामू, तू ही बता कि कोई इंसान एक ही वक्त में इतना खाना कैसे खा सकता है। मुझे तो लगता है इसके शरीर में किसी जिन भूत ने साया कर लिया है। हाय मेरी बहू। सोहनी की बात सुनकर रामू निराश होकर बैठ जाता है। वहीं सोना दोनों को निराश देखकर ऊंचे ऊंची स्वर में हंसने लगती है। अरे अकल के अंधो, जरा गौर से देखो, मैं वही रश्मि हूँ
जिसे तुम दोनों माँ बेटों ने खाना नहीं दिया था और मैं जंगल में जाकर उस पेड़ के फल तोड़कर खाने लगी थी कि कमजोरी के कारण पेड़ से गिरकर मर गई थी। मैं अब उसी पेड़ पर रहती हूँ और जो भी उस पेड़ के फल खाता है मैं उसके शरीर में घुस जाती हूँ। रश्मि बेटा, मुझ पर दया कर, मेरा इन दोनों के सिवा कोई नहीं है, मेरी बहू को मुक्ति दे दे। तुम दोनों पर दया करूं जैसे तुम दोनों ने मुझ पर दया की थी। मैं क्या करती, घर में खाना तुम्हें दे देती तो मेरा रामू क्या खाता जो 2 दिन से भूखा था। एक माँ तुमसे विनती करती है, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर रामू भी रश्मि से माफी मांगने लगता है। ये देखकर रश्मि को इन पर दया आ जाती है और वो सोना के शरीर से निकलकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अब ये लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।